आज हम बात करने वाले एक ऐसे कोर्स की जिसको साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले सभी कर सकते हैं और एक कम टाइम में अगर आपको सीए टफ लगता है, सीए की ड्यूरेशन ज़्यादा लगती है, तो कम टाइम में आपको एक ऐसा प्रोफेशन बताने वाला हूँ जो आपके करियर में चार चांद लगाएगा। बहुत कम टाइम में अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छा पैकेज और आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप अपना बिजनेस कर सकते हो। ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं प्रज्ञान कॉमर्स। हमारी इस करियर ऑप्शंस की सीरीज में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं सीएमए के कंप्लीट रोड मैप को। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता क्या है। जैसे कि आई एम अ सीएमए कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, तो आज इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको एक रोड मैप बताऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने करियर को अपनी एक अलग ही ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, जिसे हिंदी में लागत एवं प्रबंधन लेखाकार या लेखांकक बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोफेशनल कोर्स है जस्ट लाइक अ सीए। आपको किसी कंपनी के कॉस्ट एंड लागत को मैनेज करने से जुड़ी जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है उसके लिए आपको एक्सपर्ट बनाता है। भारत में इसे कौन कंडक्ट कराता है? जिस तरीके से सीए को आईसीएआई कंडक्ट कराता है, वैसे ही इसको कंडक्ट कराता है आईसीएमएआई, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी बोलते हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और लगभग लगभग इसका नाम भी पहले आईसीआई हुआ करता था, फिर इस पर कुछ विवाद हुआ तो फाइनली आईसीआई हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, एंड इसका नाम है आईसीएमआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सीएमए के सबसे पहले काम क्या करता है भाई, मेन फंक्शन क्या होता है अगर हम इसकी बात करें तो एक सीएमए के कौन कौन से काम होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो कॉस्ट एनालिसिस करने का काम है, यानी कि लागत का विश्लेषण करता है। अगर आपको किसी कंपनी के प्रॉफिट्स को बढ़ाना है, ठीक है, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के दो तरीके हो सकते हैं भैया, या तो आपको सेल्स बढ़ा लो या सेल्स प्राइस बढ़ा लो। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? सेल प्राइस बढ़ा दो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट को कम कर सकते हो। तो कॉस्ट अकाउंटेंट कहीं ना कहीं कॉस्ट एनालिसिस करता है और कॉस्ट रिडक्शन के लिए काम करता है। कंपनी का पैसा कहां खर्च हो रहा है ये एनालिसिस करना, प्रोडक्ट या सर्विस की एक्चुअल कॉस्ट निकालना और खर्च कम करने के तरीके बताना कि खर्च को कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हो। जैसे किसी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल या लेबर कॉस्ट ज्यादा है तो सीएमए उसे ऑप्टिमाइज करता है। ऑप्टिमाइज करने का मतलब कहीं ना कहीं कम करता है, देखता है कि अननेसेसरी कॉस्ट कहां पर आ रही है, उसको एलिमिनेट करना, हटा देना। दूसरी चीज बजट की प्लानिंग करता है। ठीक है, आने वाले समय के लिए बजट तैयार करता है फ्यूचर के लिए। जहां तक कॉस्ट अकाउंटिंग की बात होती है तो वो फ्यूचर के लिए होती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग पास्ट डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। अगर आपने देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपने 11th में पढ़ा होगा, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपने 11th में देखा होगा कि अकाउंटिंग की 3 मेन ब्रांच होती हैं, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सीएमए डील करता है। तो यह तय करना कि किस डिपार्टमेंट का कितना पैसा मिलेगा या खर्च को कंट्रोल करना, ये 3 जो है हमारे बजट प्लानिंग का पार्ट है और ये सीएमए करता है। तीसरा काम क्या है? फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, वित्तीय फैसले लेता है। मैनेजमेंट को सही फाइनेंशियल एडवाइस देना, इन्वेस्टमेंट करना और ये या नहीं, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं, ये तय करने में मदद करना, और प्रॉफिट बढ़ाने की स्ट्रेटेजी बढ़ाना, बताना या बनाना, यानी कि कॉस्ट को कम करके कुछ भी करके हमको प्रॉफिट को बढ़ाना है, कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है, इन सब चीजों में। दूसरा कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, अनावश्यक खर्चों को आइडेंटिफाई करना, अननेसेसरी कौन कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हो रहे हैं जिनकी कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरा इफिशियंसी बढ़ाकर कॉस्ट को कम करना। ठीक है, आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो कहीं ना कहीं इफिशियंसी बढ़ाकर कॉस्ट को कम करना। दूसरा लॉस को प्रॉफिट में बदलने की स्ट्रेटेजी देना। ठीक है, यानी कि एक लॉस मेकिंग कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना, ये काम होता है। पांचवा फंक्शन क्या होता है? इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट करने के लिए सीए एंड सीएमए दोनों ही रिजर्व है। ठीक है, जो हमारा कंपनीज एक्ट है वो सीए एंड सीएमए को ऑथराइज करता है कि वो इंटरनल ऑडिट कर सकते हैं। कंपनी के अकाउंट्स और प्रोसेस की जांच करना, फ्रॉड या गलती पकड़ना एंड सिस्टम को मजबूत बनाना। ठीक है, ऑडिट का यही काम होता है। प्राइसिंग डिसीजंस लेना। ठीक है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बचपन में पढ़ी होगी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होती है? सेल्स प्राइस होती है। ठीक है, तो ये काम कहीं ना कहीं कॉस्ट अकाउंटेंट के मत्थे होता है कि भाई आप प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करिए। तो प्रोडक्ट की सही सेलिंग प्राइस तय करना, मार्केट कंपटीशन और कॉस्ट को देखकर प्राइसिंग स्ट्रेटजी बनाता है। दूसरा क्या है? परफॉर्मेंस एनालिसिस, कंपनी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करना और कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है ये बताना। ठीक है, इसके अलावा 8th काम क्या है? कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग। हमारा जो कंपनीज एक्ट है उसमें सेक्शन 148 पावर देता है कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग करना कंपलसरी है कुछ कंपनीज को। तो कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना, गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉस को फॉलो करवाना एंड मैनेजमेंट को क्लियर रिपोर्ट देना, ये सारे काम है। सीएमए की डिमांड क्यों ज्यादा है या इंडिया में सीएमए क्यों इतना फेमस है, या इंडिया के बाहर भी? ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही काम कर सकते हो, इंडिया के बाहर भी आप काम कर सकते हो। तो हर कंपनी को प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है। हर कंपनी का टारगेट क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, और प्रॉफिट बढ़ाने का सबसे डायरेक्ट तरीका क्या है? कॉस्ट कंट्रोल।
ठीक है, मैंने कहा ना कि आप कॉस्ट को कम करके प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। एक कंपनी जब मार्केट में नई नई आती है तो वो सबसे पहले, जैसे अगर मैं टेलीकॉम कंपनी का एग्जांपल दूं, तो जियो ने कैसे मार्केट में अपनी पकड़ बनाई, उसने अपनी कहीं ना कहीं कॉस्ट को कम किया, ठीक है, तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाया। और आज भी देखोगे आप, सबसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव जो प्राइस पर अगर किसी के प्लान हैं तो वो जियो के हैं, तो क्योंकि उनका कॉस्ट कम है, इसलिए सीएमए की डिमांड हमेशा हाई रहती है। जैसे कि कुछ काम है जो कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, दैट्स वाई कॉस्ट अकाउंटेंट मार्केट में इतना कॉस्ट अकाउंटेंट्स की डिमांड है। तो कॉस्ट कंट्रोल हर कंपनी की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हाई डिमांड है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है और कॉस्ट को कम करने के बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। तो दैट्स वाई कॉस्ट अकाउंटेंट की डिमांड ज्यादा है इंडिया में, एंड इंडिया में नहीं, हर जगह। बिजनेस डिसीजंस में रोल होता है उनका, बिजनेस डिसीजन लेना, खरीदना, बेचना वगैरह वगैरह। डेटा एंड स्ट्रेटजी ऑफ कॉम्बिनेशन, इन दोनों में काम करता है। गवर्नमेंट एंड कंप्लायंस डिमांड में भी गवर्नमेंट ने जैसे सेक्शन 148 बना रखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी है। ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे अगर आप फॉरेन कंपनीज में देखोगे, एमएनसीज में देखोगे, तो हर जगह मिडिल ईस्ट और जहां पर जो ओपेक कंट्रीज हैं उनमें सीएमए की बहुत ज्यादा डिमांड है। एंड लिमिटेड क्वालिफाइड सीएमएज हैं इंडिया में। अगर मैं बात करूं तो सीए के कंपेयर में बहुत कम सीएमएज मिलेंगे आपको इंडिया में, ठीक है, जहां पर सीए 5 लाख के आसपास होंगे, वहां पे सीएमएज जो मेंबरशिप जिन्होंने ले रखी वो अराउंड 55,000 के आसपास है कुछ, ठीक है। जब 2020 में मैं सीएमए बना था और मैंने अपना मेंबरशिप लिया था, तब 49,000 के आसपास सीएमए थे। तो सीएमए की एलिजिबिलिटी क्या होती है? सीएमए की एलिजिबिलिटी के लिए मैं बताऊं तो आप किस तरीके से सीएमए एंटर कर सकते हो। जिस तरीके से सीएमए एंट्री होती है वैसे ही सीएमए में होती है, लेकिन थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। सबसे पहले तो अगर आप 12th के बाद देना चाहते हैं तो फाउंडेशन रूट है, ठीक है, आफ्टर 12th आप फाउंडेशन दे सकते हैं, लेकिन प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो आप 10th बेसिस पे। जी हाँ, अगर आप 10th पास आउट हो और आप 11th कॉमर्स में हो या 11th किसी भी सब्जेक्ट में हो, तो आप 11th बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। एग्जाम देने को मिलेगा आफ्टर 12th, बट बिफोर 36 मंथ, ठीक है, 36 मंथ बिफोर आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो। जैसे ही आप 12th पास करोगे वो आप उसको रेगुलर एडमिशन हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फाउंडेशन के थ्रू है, यानी कि 12th क्लियर करने के बाद आप सीएमए फाउंडेशन देते हो, एग्जाम क्लियर करते हो। इसमें आपके 4 एग्जाम्स होते हैं, उनके बारे में हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे। हर एक एग्जाम 100 मार्क्स का होता है, इसमें से आपको मिनिमम 40 और इंडिविजुअली हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअली आपको कितने चाहिए, 40 चाहिए पास होने के लिए। और एग्रीगेट, अब ये 40 करेंगे तो 160 हो रहा है, बट एग्रीगेट आपको चाहिए होंगे 200 आउट ऑफ 400 पास होने के लिए, ठीक है। 200 का आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा। आप सीएमए क्लियर कर लेते हैं, सीएमए फाउंडेशन, देन आपकी एंट्री हो जाती है एंटर में। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपने ग्रेजुएशन कर लिया 3 साल का, तो आपके डायरेक्ट एंट्री आपको मिल जाएगी। ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से पास हो सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आप सीएमए फाउंडेशन में, सीएमए एंटर में एडमिट हो सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। दूसरी चीज, ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट को फाउंडेशन स्किप करने का ऑप्शन मिलता है, यानी उनको जरूरत नहीं है कि वो सीएमए फाउंडेशन है, सीधी सी बात है, डायरेक्ट एंट्री होगी। इसमें भी आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो। अगर आपका सेकंड ईयर आपने पास कर लिया, 2 साल पास कर लिया, तो तीसरे साल आप प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हो। इसमें आपको 18 महीने पहले, यानी कि सेकंड ईयर के बाद ही आपको एंट्री मिल जाएगी, लेकिन आप एंटर का फर्स्ट ग्रुप का जो एग्जाम होगा वो आप दे पाओगे ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद। प्रोविजनल एडमिशन आपको 18 मंथ बिफोर दी फाइनल डिग्री आपको मिल जाएगा, यानी एंटर देने से पहले, यानी एंट्री आप पहले ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनका क्या फायदा होता है कि आप अगर ग्रेजुएशन में हो, आपका सपोज करो 5th सेमेस्टर चल रहा है, आप इसमें एडमिशन ले लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, और जैसे ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, आप मार्कशीट अपलोड करोगे और आप रेगुलर में कन्वर्ट हो जाओगे, आप एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। सीएमए की ड्यूरेशन क्या होती है? ये चीज सीएमए को बहुत ज्यादा यूनिक बनाती है और सीए से अलग बनाती है, क्योंकि जो फैसिलिटी सीएमए देता है ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सीए नहीं देता। जहां पे सीए को कंप्लीट करने में 4.5 ईयर का टाइम लगता है, 4.5 साल लगता है, वहीं पे कोई अगर स्टूडेंट चाहे तो सीएमए 3 ईयर्स में कंप्लीट कर सकता है। कि आप चाहो तो ग्रेजुएशन के साथ जितना टाइम आपको 3 साल की कॉलेज डिग्री लेने में लगता है, उतने टाइम में आप सीएमए बन सकते हो, क्योंकि फाउंडेशन लगभग 6 महीने के आसपास। अगर आपने 12th की स्टार्टिंग में एंट्री ले ली तो समझ लो कि आप जैसे 12th का एग्जाम दोगे अप्रैल में, और इसका एग्जाम होगा जून में, आपने जून में एग्जाम दे दिया। इंटरमीडिएट में अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो 6 महीने का आपको गैप भी हुआ, तो आप 12 महीने में आप ये 1 साल यहाँ पर आपको टाइम लग रहा है, ठीक है, 6 महीने यहाँ पे लग रहा है। आर्टिकलशिप यानी कि जो ट्रेनिंग सीए में जहां पे 3 साल की होती इसमें भी 3 साल की है, बट फाइनल देने के लिए कंपलसरी है 15 महीने की ट्रेनिंग, यानी 15 मंथ की ट्रेनिंग अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आपको
फाइनल देने को मिल जाएगा। पहले ये 6 महीने की हुआ करती थी, अब 15 महीने की। लेकिन याद रखना, ये 15 महीने की ट्रेनिंग आप चाहो तो जिस दिन से इंटर आपने एडमिट किया है, एंट्री लिया है, उसी दिन से शुरू कर सकते हो। तो ये आपका गैप भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और 1 साल आपको फाइनल देने में लगेगा। लगभग 2.5 से 3 साल जो आपको दिख रहा होगा कि सर ये 15 महीने जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, बट ये 15 महीने की ट्रेनिंग आपकी यहीं से शुरू हो जाती है। जब आप इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कराते हो, वहीं से आप एंट्री ट्रेनिंग शुरू कर सकते हो। दूसरी चीज, ये ट्रेनिंग जहां पर सीए में नॉर्मली सीए फॉर्म्स और वहां पर होती है, यहाँ पर आप इंडस्ट्री की ट्रेनिंग को भी मान्यता दी गई है। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो किसी जगह पर, तो उसके काम को भी एज आर्टिकलशिप मान लिया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, ट्रेनिंग आर्टिकलशिप आप इंटरमीडिएट के बाद शुरू कर सकते हैं, और अगर आप एग्जाम टाइम पर क्लियर करते हैं तो ड्यूरेशन कम भी हो सकती है। यानी जो 3 ईयर है, ये तो मान ही लो आप कि 2.5 ईयर से पहले तो कोई भी कंप्लीट नहीं कर सकता इसको। ठीक है, लेकिन अगर आपने 7वीं शुरू कर दी तो कहीं ना कहीं टाइम कम हो जाएगा आपका। दूसरी चीज, बैकलॉग होने पर ड्यूरेशन बढ़ सकता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कि कोई बच्चा फेल होता है, तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं होती, आप देते जाइए। 7 अटेम्प्ट्स के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता, आप फिर उसको रिन्यूअल करा सकते हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आपका जो रजिस्ट्रेशन है, बैकलॉग की वजह से आपका टाइम बढ़ भी सकता है। तो यहाँ पर मैं मिनिमम टाइम की बात कर रहा हूँ, 3.5 ईयर्स आप मान के चलिए कि 3-3.5 साल में ये कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकलशिप क्या होती है, आपको पता ही होगा कि आर्टिकलशिप यानी एक्सपर्ट के अंडर में या एक्सपर्ट इंडस्ट्रीज के अंडर में आपको काम करना होता है। तो आप आर्टिकलशिप कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। ठीक है, सीएमए फर्म्स में आप काम कर सकते हो, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है लाइक बीएचएल है, ठीक है, सेल वेल है, या कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर सकते हो, उसको भी एज यहाँ पर आप देखोगे आर्टिकलशिप के ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं आपके पास। ठीक है, और कोई कंसल्टेंसी फर्म है, वहां पे भी आप काम कर सकते हो। स्टाइपेंड मिलता है, एक सैलरी मिलती है आपको, तो वो लगभग 2000 से शुरू होती है, और वो वेरी करती है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। अगर आप बीएचएल जैसी कंपनी में काम करते हो तो ये सैलरी लगभग आपकी 8 से 20 हजार तक जा सकती है। ठीक है, 8 से 20 हजार तक ये सैलरी स्टाइपेंड आपको मिल जाता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी। ठीक है, और सिटी टू सिटी वेरी करता है। सीएमए के सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं, तो आपने जैसे ही 12th क्लियर किया, आप सीएमए फाउंडेशन दोगे, और फाउंडेशन में आपको 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। हर एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स, यहाँ पर भी आपको मैथ्स देखने को मिल जाएगा, एंड स्टैटिस्टिक्स। दूसरा फंडामेंटल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इनमें लगभग आप ये मान सकते हो कि जो सब्जेक्ट्स आपको ऐसे लग रहे होंगे ज्यादा, बट 4 सब्जेक्ट्स हैं, इनमें कुछ पार्ट में रहता है, आधा इकोनॉमिक्स हो गया, आधा मैनेजमेंट हो गया। यहाँ पर कुछ मैथमेटिक्स और कुछ स्टैटिस्टिक का पार्ट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यहाँ पर 70 मार्क्स का होता है, और 30 मार्क्स की कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। ठीक है, बिजनेस लॉस एंड बिजनेस कम्युनिकेशन है, तो ये लगभग 80 मार्क्स का होता है बिजनेस लॉ, और 20 मार्क्स का बिजनेस कम्युनिकेशन होता है। इस तरीके से आपको ओवरऑल 400 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें से आपको 200 चाहिए पास होने के लिए। इंडिविजुअली 40 एंड एग्रीगेट 50 मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। ये आपने क्लियर कर लिया तो फाउंडेशन के बाद आपकी एंट्री होती है एंटर में। ठीक है, इंटरमीडिएट जिसको बोलते हैं। इंटरमीडिएट में देयर आर 2 ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, तो ग्रुप 1 में हमारे 4 पेपर होते हैं, बिजनेस लॉस एंड एथिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। हाँ, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि फाउंडेशन में ये सारे के सारे जो पेपर्स होते हैं एट प्रेजेंट एमसीक्यूज बेसिस होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चंस होते हैं हर एक पेपर में। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, सर तुक्के लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 50 मार्क्स मिनिमम आपको 50% मार्क्स आपको लेकर आने। 50 क्वेश्चन होंगे ईच पेपर में। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, ओवरऑल 100 मार्क्स का एक पेपर होता है। ठीक है, यहां पर सब सब्जेक्टिव होते हैं, साथ ही साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन इंटर में भी रहता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेशन फाइनल में भी रहता है, बट फाइनल में फाइनल जैसा होगा, इंटर में इंटर जैसा होगा, बेसिक। दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये 4 पेपर हैं आपके। दूसरा 4 पेपर होंगे ग्रुप 2 में। ठीक है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिसिस एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 2022 का जो हमारा सिलेबस अभी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट्स हैं। इन सभी के 8 दोनों ग्रुप को मिला के 8 पेपर्स होंगे आपके, यानी कि 800 मार्क्स का। इनमें से आपको इंडिविजुअली अगर आप चाहो तो दे सकते हो ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और दोनों भी दे सकते हो। अगर आपको रैंक लेकर आनी है ऑल इंडिया तो आपको दोनों ग्रुप देने पड़ेंगे, तभी आपकी रैंक बनती है। ठीक है, तो ये हो गया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के सब्जेक्ट्स। इंडिविजुअल मैंने कहा कि 100 मार्क्स का होगा पेपर, आपको मिनिमम 40 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे। कितने लाने पड़ेंगे? 40। ठीक है, 40 सभी में लाओगे तो वही 160 हो रहा है, लेकिन 160 में आप पास नहीं होगे, फेल हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि एग्रीगेट आपको कितने मार्क्स लेकर आने हैं? 200 मार्क्स लेकर आने हैं। किसी में आप 60 ला रहे हो, किसी में 40,
तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि आप 40-60 का आपने मान लिया, तब भी आपके 200 हो रहे हैं, आप पास हो जाओगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको रैंक लानी है तो दोनों एक साथ देने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं फिर टोटल मार्क्स देखे जाते हैं और उसके बेसिस पे रैंक बनती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल के सब्जेक्ट्स के बारे में देखें तो ग्रुप 3 होता है। जैसे सीएमए फाइनल में ग्रुप 1 ग्रुप 2 होता है, बट सीएमए में ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 होता है। ठीक है, इन्होंने रिवाइज नहीं किया, या ये मान लो कि इन्होंने सीए का पैटर्न कॉपी नहीं किया है। फाइनल में यहाँ पर ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 होते हैं। ग्रुप 3 में 4 पेपर होते हैं, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ, ठीक है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डायरेक्ट टैक्स लॉस एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये 4 सब्जेक्ट आपके ग्रुप 3 में होंगे। ग्रुप 4 में 3 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, जैसे आपने देखा होगा फाइनेंशियल ऑडिट जो होते हैं वो सीए का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, सीएमए को स्पेसिफिक बनाता है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का ऑडिट। दूसरा कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सीएफआर। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स लॉस एंड प्रैक्टिस। देखो डायरेक्ट टैक्स यहां पर हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स यहां पर हो गया, ये बदलते रहते हैं। पुराने सिलेबस में ये फाइनल में हुआ करते थे दोनों, ऊपर नीचे कर दिए, कोई बात नहीं। अब आपका जो एक पेपर होगा वो इलेक्टिव होगा, मतलब आपके पास चॉइस होगी कि भाई इन 3 में से कोई एक पेपर आप दे, आपका जो इंटरेस्ट रहे। जैसे पेपर नंबर 20 का ए क्या है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, ये ट्रेडिशनल पुराना ही था। अभी जो नया इन्होंने इंक्लूड किया है, रिस्क मैनेजमेंट इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। दूसरा एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट, यानी इन तीनों में से कोई आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। 3 तो कंपलसरी रहेंगे, इन तीनों में से लास्ट के तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आप रख सकते हो, आपकी चॉइस आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले क्या होता था, ये जो मैं पर्सनली बताऊं तो इस पेपर ने मुझे बहुत रुलाया। ठीक है, अगर मेरे टाइम पे ये होता तो कहीं ना कहीं जो बैकलॉग की वजह से ज्यादा टाइम लगा था वो नहीं लगता। ठीक है, अब जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट आ गए जैसे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप, तो इनकी वजह से आपको आसान हो जाएगा सीएमए क्लियर करना। सीएमए करने में कितना खर्च आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना खर्च आता है भाई? क्या हम फ्री में कर लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो सीएमए ठीक है, सीएमए को पूरा करने में लगभग 1 लाख से 2.5 लाख तक का खर्च आता है। ठीक है, 1 लाख क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको आप एलिमिनेट ही नहीं कर सकते। माना कि आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो या कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंट होने के बाद भी आप कुछ ऐसे खर्चे होते हैं ना जो हम हटा ही नहीं सकते, जैसे गवर्नमेंट की फीस है या इंस्टीट्यूट की फीस है। तो वो सारी चीजें डिपेंड करता है कि कोचिंग क्या है, सिटी क्या है, स्टडी स्टाइल कैसा है। बहुत सारे बच्चे खुद से पढ़ते हैं, जैसे मैं पढ़ा करता था। तो सबसे पहले फाउंडेशन की अगर रजिस्ट्रेशन की फीस करूँ तो 6250, आप इसे नहीं हटा सकते। इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन फीस पहले कम होता था, अभी 23,100 हो गया, सबसे ज्यादा फीस है, सीए से भी ज्यादा है। फाइनल रजिस्ट्रेशन का फीस जो है 25,000 रुपए है। ठीक है, इसके बाद अगर आप एग्जाम की फीस की बात करूं तो एग्जाम, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन नहीं किया, आप जितनी बार एग्जाम दोगे उतनी बार लगेगी। अगर आप बैकलॉग की वजह से भी अगर एग्जाम देते हो तो लगेगी, यानी 1500 रुपए आप मान के चलो ऑन एवरेज पर ग्रुप, यानी कि 5 बार तो मिनिमम आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अगर फाउंडेशन से शुरू करते हो तो 5 बार से मल्टीप्लाई कर दूं तो 7,500, तो ये हो गई आपकी फीस। ठीक है, कोचिंग अगर एक एवरेज कोचिंग लेकर चलूं तो 5 से 6,000 रुपए। आज ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन कोचिंग बहुत सस्ते रेट में मिल जाती है। और अच्छी कोचिंग्स की बात करूं, अगर आप इंडिविजुअली कहीं से पैकेज ना लेकर इंडिविजुअली खरीदते हो तो 10,000 रुपए पर सब्जेक्ट, और अगर आप पैकेज में खरीदोगे तो लगभग 5,000 रुपए पर सब्जेक्ट में आपको कोचिंग मिल जाएगी। टोटल 20 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो 20 के अकॉर्डिंग अगर मैं 5,000 से भी लेकर चलता हूँ 5K से, तो ये 1 लाख होता है। और अगर 20 सब्जेक्ट्स को मैं 10K से भी लेकर चलता हूँ, ठीक है, 10K से लेकर चलता हूँ तो 2 लाख रुपीज होता है। तो 2 लाख रुपए की ट्यूशन फीस अराउंड 1 से, इसीलिए 2.5 लाख रुपए तक का जो खर्चा मैंने यहाँ पे बताया है ये डिपेंड करेगा। 50,000 तो आपका लगभग ऐसा खर्चा है जिसे आप हटा ही नहीं सकते। बाकी खर्चे को आप ट्यूशन फीस जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके भी पास कर सकते हो, जी हाँ, सेल्फ स्टडी करके पास हो सकते हो आप। जैसे मैं अपना सीएमए मैंने क्लियर किया था, कुछ ही सब्जेक्ट्स के मैंने ट्यूशन लिए थे, अदरवाइज मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं थी। खुद पढ़ के भी आप सीएमए बन सकते हो। ठीक है, दूसरा सीएमए की अर्निंग प्लेसमेंट कैसी होती है, सीएमए की सैलरी एंड जॉब की बात करें तो देखो सबसे पहले तो प्लेसमेंट और जॉब कहाँ कहाँ मिल सकती है। आप जैसे सीए को जॉब मिलती है वैसे ही सीएमए को भी बिग 4 में जॉब मिल सकती है। ठीक है, डेलॉइट, पीडब्ल्यूजी, ईवाई, केपीएमजी में। इसके अलावा बैंक में भी आप काम कर सकते हो, एमएनसीज में काम कर सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनीज जो है, एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में स्पेसिफिकली सीएमए को अच्छी जॉब मिलती है। और जो हमारे पीएसयूज हैं लाइक ओएनजीसी है, ठीक है, इंडियन ऑयल है, भारत पेट्रोलियम है, इन सब में बहुत हैवी डिमांड होती है सीएमएस की। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज जिनको हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहो तो प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस का ऑप्शन क्या है, सीएमए अपनी फर्म खोल सकता है, तो फिर वहां पर इनकम का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो
अर्न कर सकते हो। हाँ, जॉब की जब मैं बात करूँगा तो मिनिमम पैकेज 6 से 8 लाख रुपए का आपका इनिशियल स्टेज में लग जाता है, जो कि नॉर्मल बीकॉम ग्रेजुएट्स का नहीं लगता है, ठीक है? लेकिन जितना टाइम बीकॉम करने में लगेगा, बीबीए करने में लगेगा, उतने टाइम में आप सीएमए बन सकते हो एंड मैक्सिमम पैकेज 25 टू 40 लाख, ठीक है? अगर आप अब्रॉड चले जाते हो, फॉरेन चले जाते हो, तो कहीं न कहीं आप और भी ज़्यादा अच्छा पैकेज अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं किसी फेमस पर्सनैलिटी की बात करूँ जिन्होंने इंडिया में सीएमए किया है, तो वो हैं चंद्रा कोचर, आईसीआईसीआई बैंक की जो चेयरमैन रह चुकी हैं, वो चेयरपर्सन या चेयरमैन जो भी कहो, तो उनका आप बैकग्राउंड देखोगे तो शी इज़ अ सीएमए, क्वालिफाइड सीएमए, ठीक है? जॉब रोल क्या-क्या कॉस्ट अकाउंटेंट कौन-कौन से काम करते हैं, अगर उनकी मैं बात करूँ, तो कॉस्ट अकाउंटेंट सबसे पहली चीज़ तो कॉस्ट अकाउंटिंग ही करेगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ठीक है? बजट एनालिसिस, इंटरनल ऑडिटर, फाइनेंशियल मैनेजर, कॉस्ट कंट्रोलर, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स जैसे सीए करता है प्रैक्टिस वैसे ही सीएमए भी कर सकता है, ठीक है? मैनेजमेंट कंसल्टेंट स्पेसिफिकली ये एक रिजर्व रोल है, ठीक है? स्ट्रैटेजिक प्लानर हो सकते हो आप, ठीक है? आपको सिखाई जाती है और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ भी बन सकते हो बिकॉज आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये सब आप ऑलरेडी सिलेबस में है आपका और इनमें भी आपको बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज हासिल होती है, तो आप ये सारे काम आप कर सकते हो, ठीक है? तो ये था सीएमए का कंप्लीट रोड मैप जिसमें हमने देखा कि सीएमए करने में कितना टाइम लगेगा, कितना खर्च आएगा और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो अपॉर्च्युनिटीज़ बेसिस पे मैं बात करूँ तो बेटा इंडिया में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सीएमए में एनरोल ज़्यादा नहीं होते, बहुत सारे लोगों को सीएमए के बारे में पता ही नहीं होता है। दैट्स व्हाई नंबर ऑफ सीएमए इंडिया में कम है और डिमांड हैवी है इंडस्ट्री में। तो आप बिल्कुल सीएमए कर सकते हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप इस पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हो और अगर आप चाहते हो हमारी फ्री टेस्ट सीरीज डाउनलोड करना जहाँ पर 11, 12 सीए, सीएमए, सीएस की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सीरीज अवेलेबल कराई गई, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप वहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपकी कोई अभी भी स्टिल कोई डाउट एंड क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला वीडियो किस करियर ऑप्शंस पर आपको चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट करियर ऑप्शंस के वीडियो में। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।